हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी एजुकेशन हब में सबका स्वागत करता हूं। और जो ये सीरीज चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री वाली, उसमें एक और आज वीडियो आपको मिल रहा है। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री, और बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे कि इंडियन पॉलिटी ऑलरेडी मैंने लक्ष्मीकांत के बेसिस पे जो किताब है उसको मैंने कवर करके पूरा आपको एक प्लेलिस्ट में सजा के दे रखा है मैंने, आप उसको देख सकते हो। इसके साथ में इसी का नोट भी है। ठीक है, वहाँ पे नोट भी आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी अगर आप पढ़ना चाहते हो, लक्ष्मीकांत के रमेश सिंह के बेसिस पे ये बेस्ड जो किताब है उसको मैंने कवर किया है, इसको भी आप देख सकते हो। साथ में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो बिपिन चंद्रा की ये किताब मैंने कवर कर रखी है, इसका भी प्लेलिस्ट है, तो देख लेना। इससे पहले मैं बताऊं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, इससे मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक जो है बिंदुसार तक डिस्कस कर लिया था। इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अशोका द ग्रेट, जिसका पीरियड शासनकाल का 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक रहा है मगध पे। ठीक है, अंडर द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। सो there was a little information, there is in fact a little information available about the early life of अशोका। अशोका का जो अर्ली लाइफ है, जैसे कि बचपन से लेकर इनके गद्दी पे बैठने तक का, वो थोड़ा कम है, हमारे पास इतनी जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब ये थोड़े मतलब राजकुमार यंग हो चुके थे तब इनको गवर्नर बनाया गया था। और गवर्नरशिप के दौरान ये एक्चुअली उज्जैन के गवर्नर बने थे। उज्जैन के जब ये गवर्नर थे, लगभग उसी समय के आसपास तक्षशिला में एक विद्रोह हो गया था, रिवोल्ट हो गया था। उसको दबाने के लिए इनको भेजा गया, बिंदुसार ने इनको भेजा कि जाओ उसको दबाओ। ठीक है, और ये गए और बड़े ही अच्छे से इन्होंने उसको सप्रेस किया, उस पार्टिकुलर रिवोल्ट को सप्रेस किया। और वहाँ पे जो मौर्य का जो परचम है वो लहराता रहा। साथ में अशोका की बात करें तो अशोका जो गद्दी पर बैठते हैं वो पीरियड है 273 बीसी, लेकिन इनका एक्चुअल जो कोरोनेशन है वो 269 बीसी में हुआ था। तो ये कहा जाता है कि थोड़ा सा डिस्प्यूट रहा इस बीच में 3-4 साल में, क्या हुआ क्या नहीं। तो कहा जाता है कि इस समय वार ऑफ एक्सेशन चल रही थी, इन अपने ही भाइयों से ये लड़ रहे थे कि मैं गद्दी पे बैठूंगा, मैं गद्दी पे बैठूंगा, ऐसा चल रहा था। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा जो स्ट्रगल फॉर थ्रोन था, गद्दी पे बैठने के लिए जो लड़ाई चल रही थी आफ्टर द डेथ ऑफ बिंदुसार, उसको दीपवंसा और महावंसा में उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का कुछ साक्ष्य मिलता है। जैसे कि दीपवंसा और महावंसा में कहा गया है कि अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अपने 99 भाइयों का कत्ल किया था इन्होंने। 99 भाइयों का इन्होंने को किल किया था इन्होंने, उसके बाद ये बैठे थे गद्दी में। उसमें से एक इनके बड़े भाई सुसीमा भी थे जिनको इन्होंने मार दिया था। ऐसा दीपवंसा और महावंसा, जो कि सेलन मतलब आज के डेट में श्रीलंका, उस समय उसको सेलन कहते थे, ऐसे सेलन। ठीक है, तो सेलन जो है वहाँ पे श्रीलंका जो मॉडर्न डे है, वहाँ पे दीपवंसा और महावंसा ये बौद्धिस्ट लिटरेचर है, उसमें यहाँ पे इनके बारे में जिक्र मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने यंगेस्ट ब्रदर को छोड़ दिया था, जिसका नाम था तीसा को अशोक ने छोड़ दिया था। अब क्या कारण था, छोड़ सकता है दया आ गई हो तो छोड़ दिया था। और जो ये मर्डर वाली बात है, इसको एक मॉन्क थे तिब्बत के जिनका नाम था तारानाथ ने भी इस बात को सपोर्ट किया कि अशोका ने 99 तो नहीं लेकिन 6 अपने भाइयों को ज़रूर मारा है।
ओनली 6 को किल करके ये गद्दी पे बैठे थे, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्प्यूट इसमें है, लेकिन आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दीपवंसा महावंशा के हिसाब से अशोक ने कितने भाइयों को मारा था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि तिब्बतन मॉन्क तारानाथ के हिसाब से अशोक ने कितने भाइयों को मारा था। तो आप थोड़ा सा फैक्ट याद रखें। अशोका के एडिक्ट में भी ये रेफ़र किया गया है इसके कॉन्ट्रेरी में, कि मतलब भाई को मारने का तो नहीं, लेकिन इनके एडिक्ट में ये रेफ़र किया गया है कि इनके ब्रदर को इन्होंने ऑफिसर बनाया था अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो भी दिया था, ऐसा मेंशन है अशोका के एडिक्ट्स में, ठीक है। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि कितने भाइयों को मारा नहीं मारा, ये इतना मतलब प्रूवन नहीं है, बट दीपवंसा महावंशा में मेंशन है, और तिब्बत के जो मॉन्क है तारानाथ उन्होंने भी कहा हुआ है। एनीवे विक्टोरियस जो वार था कलिंगा का, जो कि 261 BC में हुआ था, जिसको अशोक ने लीड किया था, इस वार को जीतने के बाद ऐसा कहा जाता है कि हृदय परिवर्तन हो गया था इस पार्टिकुलर महान सम्राट का, अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया था। बट इस वार का जो कॉज और जो कोर्स है, कैसे लड़ी गई, क्या कॉजेस थे, वो कहीं भी मेंशन नहीं है हिस्ट्री के सोर्स में। बट एनीवे बस इससे रिलेटेड कि कितनी हत्याएं हुई ये सब थोड़ा बहुत मेंशन है, और उसमें इम्पोर्टेंट आता है रॉक एडिक्ट नंबर 13 नंबर जो रॉक एडिक्ट है अशोका का, उसमें कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि 150,000 मतलब 1.5 लाख से ज़्यादा उसके आसपास जो है सैनिक या फिर लोग मारे गए इस लड़ाई में, और इससे कहीं मेनी टाइम्स इससे कहीं ज़्यादा नंबर में लोग पेरिस हुए, ठीक है। अशोका इम्ब्रेस्ड बुद्धिज़्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क उपगुप्ता। इसी लड़ाई के बाद ऐसा कहा जाता है कि अशोका का हृदय परिवर्तन हुआ और अशोक बुद्धिज़्म को भी ज्वाइन कर लेते हैं। एक मॉन्क थे, बुद्धिस्ट मॉन्क, जिनका नाम था उपगुप्त, इन्हीं के इन्फ्लुएंस में अशोक बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अशोका और बुद्धिज़्म से रिलेटेड कुछ बातों को जानते हैं, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अशोका और बुद्धिज़्म का जो रिलेशन है, अशोका बुद्धिज़्म में कन्वर्ट तो हुए, लेकिन ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस था रैदर कि इमीडिएट, मतलब कि ये धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि तुरंत ही ये बुद्धिज़्म ज्वाइन कर लिया इन्होंने। शुरू में ये शाह के उपासक बने, ठीक है, ले डिसिप्लिन। उसके बाद ये 2.5 साल तक ये भिक्षु की तरह, मॉन्क की तरह बने, और इन्होंने हंटिंग छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद ये बोध गया गए, वहाँ पे इन्होंने मिशन भी ऑर्गेनाइज़ किया। बोध गया इसलिए गए बिकॉज बुद्ध का वो जगह था जहाँ पे उनको इनलाइटनमेंट प्राप्त हुई थी, जो उनकी मतलब बुद्ध वहीं पे कहलाए थे, वो उनको ज्ञान वहीं पे प्राप्त हुआ था, तो वहाँ पे भी ये गए थे, बोध गया में भी, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक नीति अपनाई थी जिसको कहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अशोका की, धम्म नीति। अब ये धम्म नीति और बुद्धिज़्म अलग अलग चीज़ें हैं। धम्म थोड़ा सा इनका खुद का कॉन्सेप्ट था, जिसके मैं बारे में डिटेल में आगे बता दूंगा। तो इसको प्रचार करने के लिए, धम्म की प्रचार करने के लिए इन्होंने धम्म महामात्र, ये ऑफिसर्स थे इनके, धम्म महामात्र, ये जाके धम्म की नीति को फैलाते थे, लोगों तक पहुंचाते थे, अशोक की धम्म की नीति को। धम्म की नीति के बारे में चिंता मत करो, मैं अभी आपको धम्म की नीति के बारे में डिटेल में बता दूंगा। 241 BC में ये विजिट करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ अशोक की, लुम्बिनी गार्डन में नियर कपिलवस्तु, जो कि जन्म स्थान था किसका, बुद्ध का। इसके बाद ये सारनाथ भी गए। सारनाथ में क्या हुआ था, तो बुद्ध ने पहला अपना सरमन दिया था, वहाँ पे सरमन दिया था। इसके अलावा श्रावस्ती जाते हैं, कुशीनगर जाते हैं, सब जगह जो है ये बुद्ध से रिलेटेड, मतलब बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बुद्ध कहीं ना कहीं यहाँ पे जुड़े हैं इन सारी चीज़ों से। जैसे सारनाथ में पहला इन्होंने सरमन दिया था बुद्ध ने, कुशीनगर इनका देहांत हुआ था, श्रावस्ती में भी ये जाके विजिट करके यहाँ भी उन्होंने सरमन दिया था। तो ये सब जगह ऐसी हैं। इसके अलावा मिशन इन्होंने भेजा, अशोक ने बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए श्रीलंका में एक मिशन भेजा था इन्होंने,
जिसमें अपने पुत्र महेंद्र को भेजा और पुत्री संघमित्रा को। तो ये क्वेश्चन आता है कि अशोक के पुत्र और पुत्री का क्या नाम है जिन्हें उन्होंने श्रीलंका में भेजा था बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए। तो ये महेंद्र और संघमित्रा। जब ये सेलन या फिर श्रीलंका में गए ये लोग, महेंद्र और डॉटर, तो वहाँ पे जो बोधि ट्री है हमारी कंट्री का, उसका एक ओरिजिनल ब्रांच ले जाके वहाँ पे लगाया इन्होंने। ठीक है, तो ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। अशोक के शासनकाल में ही तीसरी बौद्ध काउंसिल का आयोजन पटना में हुआ था, पाटलिपुत्रा, 240 बीसी में। 240 बीसी में अशोक के शासन के दौरान ही थर्ड बौद्धिस्ट जो काउंसिल है वो पटना में 240 बीसी में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसका प्रेसिडेंट कौन था? मोगलीपुत्र तीसा इसको प्रिजाइड किया था इन्होंने। ठीक है, चलो कोई नहीं। और थोड़ी सी जानकारी अशोक के बारे में जानते हैं। अब हमने बात कर लिया अशोका के धर्म मतलब अशोका के बुद्धिज़्म से संबंध के बारे में। अब हम जानते हैं कि अशोका का एम्पायर जो था, यानी कि मौर्यन एम्पायर में कहाँ तक विस्तार हुआ था इनके शासनकाल में। तो अशोक का जो इनक्रिप्शन है वो उसमें कहा गया है, उसमें लिखा गया है कि अशोक का जो शासनकाल था उनकी बाउंड्री लगती थी चोला से, पांड्या से और सत्यपुत्र से, केरला पुत्र से। मतलब कि नीचे वाला जो पार्ट है जहाँ पे चोला, पांड्या, सत्यपुत्रा और केरला पुत्रा, ये सब लोग, ये सबसे भी बाउंड्री लगती थी। मतलब इस पर शासन नहीं था, लेकिन बाउंड्री यहाँ तक एक्सटेंड करती थी, बॉर्डर स्टेट थे ये सब। अकॉर्डिंग टू राज तरंगिणी, जिसके लेखक कलहड़ है, ये आपसे पूछा जा सकता है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो कलहड़ थे राज तरंगिणी के लेखक, जो कि कश्मीर में लिखी गई थी। इस अकॉर्डिंग टू राज तरंगिणी, कश्मीर जो है वो मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट हुआ करता था, अशोका के एम्पायर के दौरान। नेपाल वाज ऑल्सो विद इन द मौर्यन एम्पायर। नेपाल भी जो था वो मौर्यन एम्पायर में ही माना जाता था। नेपाल भी मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट था। अब हम बात कर लेते हैं अशोका के धम्म नीति की। हमने अशोका का संबंध बुद्धिज़्म से डिस्कस कर लिया, हमने एक्सटेंट ऑफ अशोका एम्पायर पढ़ लिया। अब हम अशोका के धम्म नीति के बारे में जान लेते हैं। तो ये इनकी एक पॉलिसी ऑफ धम्मा जो थी, ये एक ब्रॉड कंसेप्ट था, नैरो कंसेप्ट नहीं था। इट वाज, यू कैन से इट वाज ए वे ऑफ लाइफ, कोड ऑफ कंडक्ट एंड अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। कि मतलब इनकी जनता के लिए, आम जनता के लिए इन्होंने निकाला था कि कैसे जनता को लाइफ जीनी चाहिए, उनका कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए, कौन से वो सेट ऑफ प्रिंसिपल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको फॉलो करना चाहिए। इट क्लियरली स्टेटेड इन हिज एडिक्ट्स मेन फीचर ऑफ अशोका धम्म को हम लोग अब डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। जो मेन फीचर है अशोका के धम्मा की नीति की, उसको थोड़ा सा देखते हैं एक एक करके। सो इन्होंने इनका फीचर जो था अशोक धम्म का, उसमें कहा गया कि एज ए मतलब ह्यूमन बीइंग, अगर मान लो आप एक पुत्र हो तो आपको अपने माता पिता, फादर मदर का आपको सर्विस करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। साथ में आपको अहिंसा का प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के में विश्वास करना। ये बुद्धिज़्म से भी रिलेट करता है, अहिंसा बुद्धिज़्म में भी प्रोपोगेट किया गया है, और यहाँ अशोक के धम्म नीति में भी अहिंसा है। इन्होंने कहा कि ट्रूथ से आप प्यार करो, सच बोलो हमेशा, रेफरेंस टू द टीचर्स एंड गुड ट्रीटमेंट ऑफ रिलेटिव। बोला कि टीचर्स की आदर करो और अपने रिलेटिव के साथ अच्छा व्यवहार करो। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि वन शुड अवॉइड बिकमिंग पार्ट ऑफ एनिमल सेक्रीफाइसेस। मतलब प्रोहिबिशन कर दिया इन्होंने बिल्कुल एनिमल सेक्रीफाइसेस का, जो जनरली उस समय काफ़ी प्रिवेलेंट था। काफ़ी ज़्यादा एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते थे उस समय फेस्टिव सीजन वगैरह में। उन्होंने फेस्टिव गैदरिंग को भी प्रोहिबिट कर दिया। अवॉइडिंग एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमोनीज एंड रिचुअल्स को भी। अब देखो उस समय की बात है, आज की डेट में भी हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि गरीब लोगों को बहुत ज़्यादा
एक्सपेंसिव पार्टियाँ, सेरेमनी, शादी में कहते हैं कि गरीब बिक जाता है, इतना खर्चा हो जाता है। तो ये देखो, इस समय का जो प्रॉब्लम है वो उस समय अशोका ने उसका सॉल्यूशन बता दिया था कि वन शुड अवॉइड एक्सपेंसिव एंड मीनिंगलेस सेरेमोनीज एंड रिचुअल्स। उस समय की बात, बहुत पहले की। अब देखो, लेकिन आज भी ये सोसाइटी में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की अशोका ने, इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल वेलफेयर, मेंटेनेंस ऑफ कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द पीपुल थ्रू द सिस्टम ऑफ धम्म महामात्रास। तो कहने का मतलब है सोशल वेलफेयर। आपको अभी भी आपके पॉलिटी पढ़े होंगे तो सोशल वेलफेयर का नाम आपने सुना होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो देखो, कहने का मतलब है कि आज से करीब 2500 साल पहले अशोका की जो नीति थी वो आज भी मैच करती है हमसे, ठीक है, हमारे करंट पॉलिसी से भी। तो कहीं ना कहीं बहुत रिलीवेंट इनकी ये धम्मा की नीति थी। ये आप इसको इनके पॉइंट्स से समझ सकते हो। इसके अलावा इन्होंने ये भी प्रोपोगेट किया कि ह्यूमन ट्रीटमेंट होना चाहिए सर्वेंट्स का जो है मास्टर के द्वारा। एंड जो प्रिजनर्स हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को, उनका ऐसा नहीं कि उनको जानवरों की तरह उनके साथ बर्ताव करना है, नहीं, उनको मिलना चाहिए ह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक है। ये सब प्रोपोगेट किया था अशोका ने। साथ में अशोका ने ऑल्सो ये बात कही कि देयर मस्ट बी कंसिडरेशन एंड नॉन वायलेंस टू द एनिमल्स एंड कर्टसी टू रिलेशंस एंड लिबर्टी टू ब्राह्मण्स। तो उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए और साथ में नॉन वायलेंस जो है एनिमल्स से रिलेटेड नॉन वायलेंस ही की नीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसको मार रहे हो ज़बरदस्ती, उसके साथ अगर कमज़ोर जानवर है तब भी उस पर लोड बहुत ज़्यादा कर रहा हो, मतलब ओवरऑल एनिमल्स तक में मतलब नॉन वायलेंस की इन्होंने बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। उन्होंने कहा कि देयर मस्ट बी टॉलरेंस अमंग द रिलीजियस सेक्ट्स। बोला कि अगर मान लो कोई बुद्ध धर्म फॉलो करता है, कोई ब्राह्मणिज्म फॉलो करता है, तो जितने भी रिलीजियस जो सेक्ट्स हैं, चाहे वो जैन हो, बुद्ध हो, ब्राह्मण हो, वो सब एक दूसरे में सामंजस्य बनाए, टॉलरेंस होना चाहिए उसमें, ठीक है, टॉलरेंस होना चाहिए। सहिष्णुता की बात कर रहे थे ये उस समय। कॉन्क्वेस्ट थ्रू धम्मा इंस्टीड ऑफ वार। तो देखो, धम्म की नीति इन्होंने लगभग कलिंग वार के बाद ही अपनाई थी। कलिंग वार खत्म होने के तुरंत ही बाद धम्म की नीति और बुद्धिज़्म वगैरह सब अपना लिया था। तो इन्होंने कहा कि देखो, वार से किसी को जीतना नहीं है, हमें धम्म से लोगों को जीतना है, धम्म से लोगों को जीतना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला बुद्धिज़्म रिमेन्ड हिज पर्सनल बिलीफ वाइल हिज धम्मा सिग्निफाइज ए जनरल कोड ऑफ कंडक्ट। तो देखो, तो लोग कहते हैं ना कि बुद्धिज़्म में और अशोक की धम्म में क्या अंतर है। देखो भाई, जो बुद्धिज़्म था वो अशोक का पर्सनल बिलीफ था, वो खुद बुद्धिज़्म में विश्वास करते थे। लेकिन इनका जो धम्म का नीति था वो एक इनकी नीति थी कि मतलब लोगों को जनरल कोड ऑफ कंडक्ट कैसा रखना चाहिए, वे ऑफ लाइफ उनका क्या होना चाहिए, लोगों को ब्रॉडली मतलब क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें ज़रूर उनको फॉलो करना चाहिए ताकि उनका कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो विटिएटेड ना हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़े से शब्दों में एस्टीमेट ऑफ अशोका। सो ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द किंग्स। जितने भी उस दौरान में जो भी, जैसे जूलियट सीजर, ये सब जितने भी बड़े नाम हैं उनमें शायद ये चमकते सितारे हैं अशोका, ठीक है। ही मतलब एलेक्जेंडर को इन्होंने सरपास किया। जूलियस सीजार उस समय के जो शासक थे, थोड़े से आसपास के 100 साल पहले आगे पीछे वाले जो शासक थे, उनमें मतलब उनमें भी कहा जाता है कि अशोका वन ऑफ द बेस्ट अमंग देम उस समय भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा से ही अपने आइडियल्स के लिए ट्रू रहे हैं। ही वॉज नॉट ए ड्रीमर बट ए मैन ऑफ प्रैक्टिकल जीनियस। ऐसा नहीं है कि बस मतलब सपनों में खोए रहना, ये प्रैक्टिकल बातों पे विश्वास करते थे। ये हमें प्रूफ मिल जाता है इनकी नीति, धम्म की नीति से ही, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो द धम्मा इज सो यूनिवर्सल दैट इट अपील्स टू ह्यूमैनिटी इवन टुडे इटसेल्फ। तो मैंने बोला ना, ये धम्म की जो नीति है इसमें मतलब इतनी ये यूनिवर्सल है कि आज भी ह्यूमैनिटी के नाम पे आज भी ह्यूमैनिटी को अपील करती है नीति। आज भी हम इस नीति को अगर ठीक से समझ लें, कर लें अपने
लाइफ में कोड ऑफ कंडक्ट की तरह इसको यूज़ करें तो आज भी एक हम ह्यूमन इंसान बन जाएंगे। ठीक है, मतलब इतनी रिलेवेंट है ये। हिज एडमिनिस्ट्रेशन वाज जनरली बेनिवोलेंट, सहानुभूति के साथ लोगों को के साथ इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, काफ़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन थी। पॉलिसी ऑफ नॉन एग्रेशन भी इनका जो है, या फिर वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते थे, उनके वेलफेयर की बात करते थे। इनका जो पॉलिसी था वो नॉन एग्रेसिव हो गया था। शुरू में तो एग्रेसिव थे ये, कोई डाउट नहीं है, लेकिन बाद में इनकी पॉलिसी जो थी वो नॉन एग्रेसिव हो गई थी। तो ये कुछ बातें थी अशोका के बारे में। आई होप अशोका यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद जो लेटर, जो अशोका के बाद के जो शासक हैं उनके बारे में हम लोग फर्दर अपनी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।